नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है। हादसे में पायलट समेत 17 लोगों की मौत होगी। बारिश की वजह से ये विमान हादसा बताया जा रहा है। एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया और हादसे के बाद विमान के 2 टुकड़े हो गए। विमान में 174 यात्री थे और 16 क्रू मेंबर भी सवार थे। दुबई से ये विमान आ रहा था। कोझिकोड विमान हादसे की जांच के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जिसमें टेबल टॉप का मतलब है हवाई पट्टी के इर्द गिर्द खाई है। इस कारण रनवे चूकने के बाद विमान फिसलकर खाई में जा गिरा और ये पूरा हादसा हो गया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। केरल के कोझिकोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि पूरा हादसा हुआ है, जिसमें एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया। हादसे के बाद विमान के 2 टुकड़े हो गए और विमान इसके बाद खाई में जा गिरा। विमान में 174 यात्री और 16 क्रू मेंबर भी सवार थे। और हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। कोझिकोड में विमान हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं हादसे की पीड़ितों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हो जाएं। मैंने स्थिति के बारे में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से फोन पर बातचीत की है। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है और प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी ट्वीट आया है सामने। केरल के कोझिकोड के विमान हादसे से दुखी हूं। विमान दुर्घटना के बारे में सुनकर व्यथित हूं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्थिति की जानकारी ली है। प्रभावित यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। तो राष्ट्रपति का ट्वीट है जिसमें उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके साथ ही राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोझिकोड में विमान हादसे की विनाशकारी खबर पर हैरान हूं। इस दुर्घटना में मरने वालों के दोस्तों और परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की लाभ की मैं कामना करता हूं। इसके साथ ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी ट्वीट आया है। केरल के कोझिकोड से खौफनाक खबर सामने आई है, जहां रनवे से एयर इंडिया का विमान फिसल गया। यात्रियों और क्रू मेंबर के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। पंजाब के सीएम कैप्टन का ये ट्वीट। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है और इसमें कई लोगों की मौत होगी। 17 लोगों की मौत की खबर है। कहा यह जा रहा है कि बारिश की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और चलिए अब आपको कोरोना अपडेट देते हैं। हरियाणा में 40,000 के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 751 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 159 और गुरुग्राम में 54 नए केस सामने हैं। अंबाला में 79, सोनीपत में 60 और रेवाड़ी में 49 केस सामने आए हैं। फतेहाबाद की अगर बात करें तो फतेहाबाद में 63, रोहतक में 43, पलवल में 41, पंचकुला में 30, पानीपत में 38, करनाल में 20 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत भी हो गई है। रेवाड़ी में 3 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। पानीपत में 2 और अंबाला में 1 की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। करनाल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में भी एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और हरियाणा में अब तक कुल 467 ने अभी तक दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में 40,000 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हरियाणा में 24 घंटे में 751 नए केस दर्ज किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट फरीदाबाद से?
जी बिल्कुल कुसुम, फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो कल 24 घंटे तक का जो आंकड़ा मिला है वो आंकड़ा है 159 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि अच्छी बात यह है कि 185 मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। और अगर बात करें आज की तो अब तक जो केस हैं, एक्टिव केस जो हैं वो 883 एक्टिव केस हैं फरीदाबाद में अब तक की जो बात करें। और सबसे अच्छी चीज़ हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अब जो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट की संख्या फरीदाबाद की तरफ से बढ़ा दी गई है। अब 1 लाख लोगों में कुल मिलाकर जो टेस्ट हो रहे हैं वो लगभग 4910 टेस्ट हो रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरीके से फरीदाबाद में ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर प्लाज्मा बैंक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिस तरह से उद्घाटन किया है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो स्थिति जिनकी खराब है, जिनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, उन्हें प्लाज्मा थेरेपी की मदद से, प्लाज्मा बैंक की मदद से प्लाज्मा मिलेगा और उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक होने की स्थिति में आएगी। तो पूरी तरह से फरीदाबाद प्रशासन लगातार दावे इस बात के कर रहा है कि लगातार जो काम है कोरोना पर काबू पाने का, वो काबू पाने के काम किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें तो 10,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक्टिव केस जो है वो एक्टिव केस काफी कम रह गए हैं। 1000 से कम ये एक्टिव केसेस हैं, 838 एक्टिव केस ये फरीदाबाद में है। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा, चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बाजारों में जो हाल है, लोग शायद अब कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि जब हम बाजारों में देखते हैं तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते हुए कहीं ना कहीं लोग नजर आ रहे हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये आंकड़े कम हो रहे हैं। इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है फरीदाबाद में, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये तबीयत बिगाड़ सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपके परिवार को बीमार कर सकता है। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी है उनका ध्यान रखना है। हालांकि फरीदाबाद की अगर अब बात करूं, जिस तरीके की स्थितियां फरीदाबाद में बन रही हैं, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर सब कुछ अच्छा रहा जैसा कि प्रशासन के दावे हैं, तो फरीदाबाद कोरोना मुक्त होने की दिशा में जल्दी ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। और अब जो रिजल्ट अवेटेड है वो रिजल्ट भी काफी कम अवेटेड रह गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार टेस्ट हो रहा है, उसके बाद अब देखना होगा कि कब तक फरीदाबाद को कहा जा सकेगा कि हाँ, ये कोरोना से मुक्त हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि गुड़गांव को पछाड़ते हुए दीपक, इसका इंतजार सभी को है कि कब फरीदाबाद कोरोना मुक्त होगा, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 40,000 के पार यहां पर आंकड़े हो चुके हैं। अब इंतजार है तो इस बात का कि कब ये पूरा कोरोना का खतरा यहां से कम होगा। देखना यह भी है कि क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच बड़ी बात यह भी है कि लोग जो है कोरोना को अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जो एहतियात बरतने की बात सामने आ रही है वो एहतियात नहीं बरती जा रही है। हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़े हुए थे। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और हरियाणा के बाद आपको पंजाब का पूरा अपडेट देते हैं। पंजाब में करीब 1000 नए केस सामने आए हैं और 23 की मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में। अब तक करीब 22,000 मामले हो चुके हैं, 539 की मौत हो चुकी है। लुधियाना में 127, पटियाला में 115 नए केस दर्ज किए गए हैं, जालंधर में 104, अमृतसर में 59 नए केस सामने आए हैं। हॉटस्पॉट लुधियाना में 9 और मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। अमृतसर और जालंधर में 3 मरीजों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। फतेहगढ़ साहिब में भी और नवाशहर में भी 2 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। फाजिल्का, पटियाला, संगरूर, कपूरथला में भी एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। पंजाब में अब तक 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक करीब 7400 एक्टिव केस कोरोना के केस पंजाब में हैं। तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना को लोग मात भी दे रहे हैं, लेकिन उसी ही तेजी के साथ आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लोगों ने कोरोना को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। जो एहतियात बरतने की बात कही जा रही थी, एहतियात उस तरीके से अब नहीं बरती जा रही है। यही वजह है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 शहरों का कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। कोरोना काल के चलते कांग्रेस सरकार की पहुंच से पिछड़ता जा रहा था। विपक्ष इसे मुद्दे के तौर पर भुनाने में जुट गया था। नतीजन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तमाम प्रोटोकॉल को एक तरफ रखते हुए कांगड़ा में 4 दिवसीय दौरे का फैसला किया और उस दौरे के दूसरे दिन कांगड़ा के कई विधानसभा हलकों में तूफानी दौरे भी किए। सीएम जयराम ठाकुर से न्यूज 18 के संवाददाता विचित्र शर्मा ने खास बातचीत की।
वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस वक्त जो है वो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में व्यवस्था ठप हुई पड़ी है और हर कोई चाह रहा है कि कैसे इस व्यवस्था को जो है पटरी पर उतारा जाए। और बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके पूरे हिमाचल प्रदेश में ये बेपटरी जो व्यवस्था हुई है उसको पटरी पर उतारा जाए और विकास को फिर से संभव तरीके से पूरे प्रदेश में सुचारू किया जाए। बात अगर कांगड़ा जिला की जाए तो इन दिनों जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो कांगड़ा के दौरे पर हैं, 4 दिवसीय दौरे पर हैं और बड़ी बात यह कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत कि आप कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद धर्मशाला आए हैं, कांगड़ा आए हैं। थैंक यू। बहुत सारी चुनौतियां आपने देखी हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की जियोग्राफिकल जो कंडीशंस है वो वैसे भी अनुकूल नहीं है। बावजूद इसके ये जो चुनौती है, जो कोरोना की चुनौती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और इससे पार कैसे पा रहे हैं और खासतौर पर ये कि स्ट्रेटजी कैसे बना रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह की परिस्थिति में किसी को भी अनुभव नहीं था, चाहे वो कितनी बार भी मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, जितने भी वरिष्ठतम नेता, सबके सामने ये नया दौर है। ऐसी परिस्थिति में कुछ चीज़ें शुरू के दौर में जो है हमने प्लान की, उसमें कुछ चीज़ें कोई कमी भी महसूस हुई, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम अनुभव कर रहे हैं कि ठीक दिशा में पहुंचाने के लिए हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना की सारी सिचुएशन को हैंडल करने की बात है, हम उसमें बेहतर ढंग से कर पाए हैं। कुछ जगह ऐसी कुछ बातें ऐसी अचानक हुई हैं जिसको कह सकते हैं, जिसके बारे में ऐसी कल्पना नहीं थी, तो उसके कारण नंबर भले ही बड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ों को हैंडल करने में कहीं भी बड़े स्केल पर, जिसको बोल सकते हैं, छोटी मोटी कमियां हर जगह महसूस हुई हमको, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बेहतर ढंग से चीज़ें हिमाचल प्रदेश में हैंडल हुई हैं। सर, अगर देखा जाए तो कोरोना क्योंकि एक संक्रमित फैलाने वाली बीमारी है और ऐसे में एक प्रोटोकॉल भी रहता है कि आप भी राजधानी शिमला से जो है वो बाहर निकलें, लेकिन बहुत संयम बरत कर। बावजूद इसके यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं अब विरोधी ये कहने लग पड़े थे, विपक्षी ये कहने लग पड़े थे कि कांगड़ा की अनदेखी हो रही है। क्या सर, आप जो कांगड़ा के दौरे पर आए हैं, क्या इसको ये माना जाए कि ये कहीं ना कहीं विपक्षों का दबाव है, या फिर आपने जोखिम उठाया है और कांगड़ा में जो विकास हो रहा था उसको देखने के लिए जो आप खुद यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, एक तो मैं पूरे प्रदेश की सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग इन दिनों में करता रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी अधिकारियों के साथ भी और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी। लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद कांगड़ा जाना बहुत ज़रूरी हो गया, काफ़ी गैप हो गया था। उस दृष्टि से अभी हमने कांगड़ा का ये टूर बनाया और शिमला के बाद अगर मैं कहीं दूसरे ज़िले में अगर मैं गया हूँ तो कांगड़ा ही आया हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा जिला भी है और उसके बाद दूसरा हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर भी हिमाचल प्रदेश शिमला के बाद कांगड़ा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनकी ओर से जो सवाल हमारी ओर से पूछे गए हैं इस वक्त कोरोना काल को लेकर, उनका बेबाकी से जवाब दिया है और निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि भविष्य में जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में इस व्यवस्था को और जो व्यवस्था बेपटरी हुई है उसको पटरी पर उतारने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। प्रदेश में सिख युवकों से मारपीट का एक वीडियो सामने आने के बाद शिवराज सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी पुलिस कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। इससे पहले अकाली दल और कई सिख संगठनों की तरफ से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। सिर के बाल नोचे, पगड़ी की बेअदबी की, सड़क पर घसीटा, वर्दी वाले अपना गुस्सा सिख नौजवानों पर निकाल रहे हैं। सरे बाजार 2 सिख नौजवानों से मारपीट की जा रही है। मारपीट की ये वीडियो मध्य प्रदेश के पलसूद इलाके की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस नौजवान को पुलिस सड़क पर घसीट रही है उसका नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह का आरोप है कि पुलिस वाले उससे पैसे मांग रहे थे। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो पुलिस मारपीट पर उतर आई। मैडम का नाम है कविता कनेश और थानेदार था 1 स्टार, उनका नाम है सीताराम भटनागर और हेड साहब है मोहन जमरे। इन तीनों ने मिलके मेरे से कहा कि आप दुकान हटाओ नहीं तो आप पैसे दो।
तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास सिर्फ 200 रुपये धंधे के मैंने कमाए थे। उन्होंने बोला इसको को पकड़कर गाड़ी में डाल लो। मेरे को जबरन डालने लगे, लेकिन मैंने जो नीचे घिसटते हुए मेरी पगड़ी खोल दी गई और मेरे को घसीटते हुए बाल पकड़कर घसीटा गया। मैंने बहुत कहा, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मैडम जी आप मेरे को बख्श दो, आप मेरे को छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है। फिर भी वो नहीं माने और मेरे को ले गए। पुलिस के अपने तर्क हैं, पर सिख जथेबंदियों ने इस मामले का गंभीर नोटिस लिया है। डीएसजीएमसी ने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਰਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ जाएगी। श्रोमणी अकाली दल के लीडरों ने भी एक के बाद एक ट्वीट कर इस घटना की निंदा की, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिखों पर हमला करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, बड़वानी में एएसआई सीताराम भटनागर और एचसी मोहन जामरे को सिख भाइयों के साथ किए अमानवीय व्यवहार के लिए तुरंत सस्पेंड किया जाता है। सिखों के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच इंदौर आईजी की तरफ से की जाएगी और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बड़वानी जैसी घटना से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हुआ है। ऐसी हैवानियत और अराजकता मैं किसी भी हाल में सहन नहीं करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में बेसहारा पशुओं का आतंक आए दिन लोगों पर भारी पड़ता जा रहा है। यहां एक सांड ने एक बच्चे पर अचानक से बुरी तरह से हमला कर दिया। हालांकि गनीमत की बात यह है कि आसपास के लोगों ने किसी तरह मौके पर ही बच्चे की जान बचा ली। अब तक की तस्वीरों में तो सब ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ मजे से सड़क पर जा रहा है, पर इसके बाद का मंजर आपका दिल दहला देगा। सड़क पर 3-4 सांड नजर आ रहे हैं। पीली शर्ट में नजर आ रहा बच्चा सांड को देखकर डर जाता है और पीछे की तरफ भागता है। बच्चे को भागता देख अचानक एक सांड उस पर हमला बोल देता है। तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। सांड लगातार बच्चे पर हमला करता रहता है। बड़ा भाई सांड को हटाने की कोशिश करता है, पर सांड उस पर भी हमला बोल देता है। चिल्ले जगह से रास्ते में गाय आ गई थी, फिर उसके मारी, फिर पीछे मार दी। फिर ये जी दुकान पे जा रहे थे चीज लेने और रास्ते में गाय खड़ी थी कि ये पीछे से सिर्फ जा रहे थे, तब गाय इनकी तरफ भागी मारने, इनको मारिए। इसको चोटे तो शुगर है, उसके सींग नहीं थे, सींग होते तो इसको जान से मार देती। इतने में कुछ राहगीर मदद के लिए आगे आते हैं और ईंटें और डंडे मारकर सांड को पीछे हटाते हैं। गनीमत रही कि इस पूरे हादसे में बच्चे को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई, पर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सिस्टम की लापरवाही के कारण इस मासूम की जान पर बन आई। रेवाड़ी में आवारा पशुओं की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं। मौजूदा विधायक चिरंजीव राव हर बार स्थानीय लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने का भरोसा देते हैं। बुरा हाल है भाई साहब, कहीं चले जाओ आवारा पशु हर एक जगह मिलेंगे आपको। मोहल्ले में क्या, मेन रोड पे क्या, सड़कों पे कूड़े में मुंह मारती रहती गाय। बहुत केस हो लिए ऐसे हादसे, कई लोग जान गंवा चुके हैं। प्रशासन कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। आवारा पशुओं को बाड़े में पहुंचाने के टेंडर भी निकाले जा चुके हैं, पर यह समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि आज सड़कों पर सरेआम आवारा पशुओं की शक्ल में मौत घूम रही है। रेवाड़ी से पवन, न्यूज़ 18।
कुल्लू में खनन माफिया के हौसले बुलंद है। रात हो या दिन बड़े स्तर पर यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और वन अधिकारी लगातार यहां पर मूक दर्शक बने हुए हैं। हुर्ला के चुट्टी विहाली में खनन माफिया बड़े स्तर पर अवैध खनन को अंजाम दे रहा है, जिस वजह से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। पेड़ नष्ट हो रहे हैं, वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। 2009 में हाईकोर्ट ने इस पूरे इलाके में किसी भी तरह के खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ पर अवैध खनन का काला कारोबार हो रहा है। स्थानीय निवासियों में इसको लेकर काफी गुस्सा है और नाराजगी देखी जा रही है। अब यहाँ के लोगों ने प्रशासन से इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उर्ला पंचायत के चुट्टी विहाली में जो खनन हो रहा है, इसको हम पूरे गांववासी दुखी है इसमें, और हम चाहते हैं सरकार इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करे और इसको बंद किया जाए। इससे एक तो हम गांव वालों का जो है ना वहाँ पे बर्तन था, और साथ में सरकार का भी इसका जो है बहुत चूना लग रहा है। ऊपर से जो है पूरे का पूरा रोड जो है वो डैमेज होके गिरने के कगार पर है, वो कभी भी गिर सकता है और उसमें जो है जान माल का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेटर का कहना है कि इस इलाके में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। अगर ऐसा कुछ होता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग की चुट्टी विहाल में एक नर्सरी है, उसके अलावा हमारा अन्य कोई भी काम मेरे मुताबिक वहाँ पे नहीं चला हुआ है। और यदि कोई खनन की बात है तो मेरे भी संज्ञान में आया कि वहाँ खनन चला है, तो मैंने डीएफओ को डायरेक्शन दे दी है कि वो इस पे उचित कार्रवाई जो है कर अमल में लाए। हाईकोर्ट के बैन के बावजूद भी खनन माफिया यहां बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहा है। इस बारे में स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके अधिकारियों की नाक के तले ये सब कुछ हो रहा है। कुल्लू से तुलसी भारती, न्यूज़ 18।